वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सब लोग अच्छे होंगे। आज एक दो दिन थोड़ा लेट हो गया वीडियोस अपलोड करने में, थोड़ा पर्सनल रीज़न की वजह से। आज मैं ग्रेट पर्सनालिटीज़ ऑफ इंडियन हिस्ट्री के पार्ट 3 को लेकर के आया हूँ। जैसा कि आप नाम देख पा रहे होंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आप लोग भीमराव अंबेडकर के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, वो कितने वेल नोन पर्सनालिटीज़ हैं इंडियन हिस्ट्री में, और ख़ास करके आज के टाइम में तो वो आज के ही टाइम के मॉडर्न हिस्ट्री के ही हैं वो तो। लेकिन आज के कुछ दिनों में बहुत ही चर्चा में रहे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसलिए आज मैं उनके कुछ व्यक्तित्व, कुछ उनके कैरियर, कुछ उनके एजुकेशन, उनके मतलब बायोग्राफी के बारे में आपको लाया हूँ। बहुत सारी चीज़ें आपको पता होंगी कि, और बहुत कुछ एक आध दो चीज़ें जो शायद ना पता हो आज वो भी जान जाएंगे। तो छोटा सा ही होगा बायोग्राफी में कितना होता है, लेकिन इनकी लाइफ में एक या घंटे या 1 मिनट या 2 मिनट में डिस्क्राइब मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उस लेवल का भी नहीं हूँ। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले इनके बारे में जान तो जिसके बारे में सबसे पहले अगर बताना चाहिए, अगर किसी के बारे में नॉर्मली आप पूछते हैं तो उसका जन्म, बर्थ वगैरह जानते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं जिस शब्द के साथ इस्तेमाल करने जा रहा हूँ वो बहुत मायने रखेगा इनके लाइफ में आगे। इनका जन्म एक दलित फैमिली में हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है, इनका जन्म दलित फैमिली में हुआ है। और जिस जाति में हुआ था वो जाति थी महार, मतलब बहुत ही नीचे चमड़े का काम करने वाली जाति होती थी। लेकिन आपको एक चीज और बताने जा रहा हूं, इससे जुड़ा हुआ एक और सत्य। जब ब्रिटिश यहाँ आए थे तो उच्च लोगों को, यानी उच्च जाति के लोगों को बहुत कम जगहों पे रखा जा रहा था, क्योंकि उनका संस्कार, उनका धर्म बहुत मायने रखता था। और आप 1857 की क्रांति को से सबक लेते हुए ऐसा तेजी से होने लगा। तो जो नीचे तबके के लोग थे उनको सेनाओं में भर्ती किया जा रहा था। बहुत सारे स्टेट, जो प्रिंसली स्टेट थे, उनके सेनाओं में भी भर्ती किया जा रहा था छोटे छोटे पदों पे। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जिनको ब्रिटिश सेना में बड़े पदों पर भी दिया, लाइक जैसे सूबेदार पद एक था। तो इनके पिताजी सूबेदार थे आर्मी में, ब्रिटिश आर्मी में। ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी ब्रिटिश साम्राज्य की, उनमें इनके पिताजी सूबेदार थे। इनके पिताजी का नाम था रामजी मलोजी सकपाल। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, इनके कास्ट में और इनके कास्ट में अंतर है। तो इसकी भी एक स्टोरी है। इनके एक टीचर हुआ करते थे, वो जो मराठी ब्राह्मण थे, अंबादवे नाम था उनका। उन्होंने इनको बहुत सपोर्ट किया था उस टाइम। तो उन्होंने अपना ही सरनेम इनको दे दिया, और इनका सरनेम बदल कर अंबादवे से अंबेडकर हो गया। उन्होंने अपना नाम दिया अंबेडकर, उन्हीं की वजह से अंबेडकर हुआ। तो उनका नाम डॉक्टर भीमराव नाम पहले से ही अंबेडकर जाति के रूप में हो गया। तो ये था छोटा सा। और ये जो दलित शब्द है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट मैं दे रहा हूँ, क्योंकि इन्हीं की वजह से इनको बहुत यातनाएं झेलनी पड़ी। अगर देखा जाए, अगर आपको सभी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाए तो आपकी ज़िंदगी कैसे होगी। आज अगर आप किसी भी जाति के हों या फिर किसी चीज़ को हों, आपको सुविधाओं से वंचित कर दिया जाए तो आपको कितनी बड़ी परेशानी होने वाली है। अब किसी भी उच्च जाति को अगर किसी सुविधाओं से, लेकिन ये तो पैदा ही दलित हुए थे, तो वो तो वैसे भी पूरी तरह से वंचित हुआ। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी विडंबना है कि ये भारत में, जिसको धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, किया भी जा रहा है, उस पर लॉज वगैरह भी बने हैं। आपको आगे समझ में आएगा। तो आपने जैसा कि देखा, ये पहला पॉइंट, ये पिताजी का भी नाम पता चल गया। इनकी शादी भी हुई थी, 15 वर्ष की आयु में इनकी शादी हो गई थी। पहली शादी जो रमाबाई थी, पत्नी का नाम था रमाबाई, और उनकी 1935 में डेथ हो जाती है। और फिर उनकी शादी बाद में चल करके सविता जी से होता है, सविता बाई से इनकी शादी होती है, दूसरी जो पत्नी इनकी बनती है। बीमारियों से लंबी ग्रसित थी ये, जिनकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। और बहुत ही कम उम्र में इनकी शादी भी हुई थी, 15 साल की आयु में, और इनकी एज 9 साल थी तब।
फिर बाद में चल करके इनकी शादी सविता बाई से होती है। तो आपने ये देखा, इनकी शादी भी हुई। अब चलते हैं इनके शिक्षा की तरफ। शिक्षा, अब इन सबसे व्यक्ति इस स्तर पे पहुंचा है अब शिक्षा के रूप में। मतलब अगर दुनिया में किसी को शिक्षा के रूप में अगर देखा जाएगा, 10 लोगों की लिस्ट निकाली जाएगी, तो उनमें से एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी होंगे। क्यों होंगे, इसका अभी प्रमाण मिल जाएगा। जब ये अपनी मैट्रिक परीक्षा मैट्रिक में जब इनका दाखिला हुआ था, तो ये पहले व्यक्ति भी थे जो दलित व्यक्ति थे जिनका एडमिशन एल्फिंस्टन कॉलेज में भी हुआ था, एल्फिंस्टन कॉलेज में। उसके बाद इनको गायकवाड़ स्टेट द्वारा स्कॉलरशिप दिया जाता है, जिससे आगे की पढ़ाई कर सकें। लगभग 11 पाउंड का इनको स्कॉलरशिप मिला था, जिसकी वजह से ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी जा पाए। और वहां पे इकोनॉमिक्स में ध्यान रखना, कोलंबिया यूनिवर्सिटी जा पाए, ध्यान रखना, एमए किया। क्या क्या किया, बीए, एमए प्लस पीएचडी। पीएचडी दोनों किस चीजों में था, इकोनॉमिक्स। अब जिस बारे में मैं अब एक फैक्ट बताने जा रहा हूं, आप इससे समझना कि शायद आप जानते भी होंगे, नहीं जानते होंगे। भारत के एक अर्थशास्त्र में अगर कोई पाने वाला नोबेल पुरस्कार है तो एकमात्र व्यक्ति हैं, वो है डॉक्टर अमर्त्य सेन। डॉक्टर अमर्त्य सेन, डॉक्टर अमर्त्य सेन को आप जानते ही हैं, शायद ना भी जानते हो जान लीजिए। तो एक व्यक्ति हैं, उनके बारे में कभी और चर्चा होगी। इन्होंने ये कहा था कि B.R. अम्बेडकर जी इकोनॉमिक्स मेरे पिता तुल्य हैं। इसका मतलब इनका नॉलेज इनसे शायद बहुत बेहतर था, बहुत ज़्यादा। क्यों, जिस यूनिवर्सिटी में उस समय दाखिले के लिए होड़ लगी होती थी, उन्होंने इसको तुरंत पास कर लिया था। और इसमें इतनी बढ़िया अच्छी थीसिस लिखी, उन्होंने भारत में अर्थशास्त्र को लेकर बहुत सारी चीज़ें लिखी, जिसमें दादा भाई नौरोजी वगैरह जब स्टार्टिंग में लिख रहे थे, उसी तरफ बाद में आए, इन्होंने भी थ्योरी अपनी दी। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। फिर ये जाते हैं जब ये यहाँ से आते हैं, तो भाई गायकवाड़ स्टेट ने इनको दिया था, तो इनके एवज में, इस एवज में इनको वहाँ पे नौकरी करनी पड़ी गायकवाड़ स्टेट में। और अपनी मर्जी से नहीं, एक बाउंड था, मतलब आपको मैं दे रहा हूँ स्कॉलरशिप, तो आप ये करेंगे। तो एक तरह से इस उसके साथ भी ये चीज़ हुई इनके साथ। आप समझ सकते हैं मतलब स्ट्रगल का दौर इनके लिए ख़त्म ही नहीं हो रहा है। उन्होंने फिर उस टाइम एक लिखी थी वेटिंग फॉर ए वीज़ा कुछ नाम का कुछ एक लेटर वगैरह लिखा था, जो बाद में पब्लिश हुई बाद में। तो फिर इसको छोड़ दिया 2 साल के बाद, फिर प्राइवेट ट्यूशन वगैरह पढ़ा। फिर वो वापस जाते हैं LSE, हाँ, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। वहाँ पे लॉ वगैरह करते हैं, लॉ से अपना करते हैं, लॉ में पढ़ाई की। फिर वहाँ पे भी पढ़ाई की, फिर अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जाकर के व्याख्यान दे रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं इन इतनी डिग्रियों के बाद। अब देखिए, 2 ऐसे व्यक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट, महात्मा गांधी जी और लिन लिथगो। इन्हें फिर एक फैक्ट जानना है आपको। लिन लिथगो ने कहा था B.R. अम्बेडकर जी अकेले ही लगभग 500 ग्रेजुएट्स और 1000 स्कॉलर्स के बराबर हैं। ग्रेजुएट प्लस 1000 स्कॉलर के बराबर हैं। तो आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी उपलब्धि है, कितनी बड़ी, मतलब क्या थे ये। आप समझ सकते हैं कि पढ़ाई में कोई पा ही नहीं सकता। क्यों मैंने कहा कि अगर आप एक चीज़ मैं बोला हूँ कि टॉप 10 लोगों की लिस्ट बनाई जाएगी, तो उसमें से एक होंगे। और बुद्धि के भी मामले में उतने ही प्रखर, मतलब हर एक क्षेत्र में नॉलेज, फिलोसफर, ज्यूरिस्ट, पॉलिटिशियन, इकोनॉमिस्ट, आप क्या वर्ड लाएंगे इन व्यक्ति के लिए, कुछ भी आप लाएंगे वो हैं। बहुत बड़े प्रीचर भी कह सकते हैं, प्रीचर भी हैं, मतलब कि एक धर्म के प्रति भी उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। तो ये इनका एक बायोग्राफी हो गया नॉर्मल। अब इनके लाइफ के आगे
चरण में चलते हैं, कि लाइफ में आगे चरण में चलते हैं। तो मैंने लिखी तो सॉरी भूल गया, डॉक्टर BR अम्बेडकर। अब इनके लाइफ में अलग कार्यों पर चलते हैं। वर्क क्या है, आपको पता है दलित से आए, अब यही दलित वर्ड मैं फिर से दे रहा हूं। इसके साथ जब दलित कोई होता है तो उसके साथ क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन, यानी भेदभाव। एक आंदोलन छेड़ा उन्होंने, भेदभाव मिटाना, भेदभाव मिटाने के लिए आंदोलन छेड़ा। आपको बता दूं, जब ये छोटे बच्चे थे तो जिस स्कूल में पढ़ने जाते, सभी टीचर बता, मैं भी बता दे रहा हूं, जिस स्कूल में जाते थे पढ़ने, वहां पे इनको अलग बैठाया जाता था। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी, और आपके साथ आपका दोस्त भी नहीं साथ बैठ रहा है तो कितनी बड़ी विडंबना होगी कि दलित होने के नाते इनको अलग बैठा रहा है। शिक्षा के मंदिर में कोई जाति कोई धर्म नहीं देखा जाता, तो आप समझ सकते हैं कितनी बुरी स्थिति थी इनके साथ। दूसरे, इनके पानी भी नहीं पीने दिया जाता था, इनको पास के तालाब में भेज दिया जाता था, वहां पे पानी वो पी करके आते थे, वो भी उसके लिए बहुत समय लगता था। तो आप इस चीज को देख सकते हैं। और इन्होंने बाद में अपनी एक बुक में पब्लिश भी किया था। यहाँ इस स्कूल में एक प्यून होता था, वो प्यून दलित जाति का था, तो वो अगर अपने साथ पानी लाया या नहीं लाता था, जिस पानी में वो पीता था अगर खत्म हो गया, उसी पानी में इनको पीना होता था, या सब लोग पी लेते थे, फिर उसके बाद झूठा पानी, एक तरह से झूठा पानी पिलाया जाता था। तो मतलब इन्होंने लिखा था नो प्यून नो वाटर, मतलब जिस दिन प्यून नहीं आएगा उस दिन पानी नहीं, और उनको भूखे जाना पड़ता था, मतलब बिना पानी पिए घर जाना। अब कितनी बड़ी विडंबना है ये, बहुत मतलब कि हैरान कर देने वाला। और हैरानी की बात है नहीं, अब भारत में ऐसा था और आज भी बहुत है। अब सिटी जब आया, सिटी में लोग एक साथ रहते हैं, तब कोई ये चीज़ें नहीं होती। जब आप गांव की तरफ वापस जाते हैं तो फिर से ये इस्टेब्लिश हो जाती हैं। हालांकि अब उस वहाँ पे भी ये धीरे धीरे जैसे समाज का विकास हो रहा है, एजुकेशन बढ़ रहा है, तो कम भी हो रहा है, थोड़ा बहुत कम हो रहा है। आप लोग इंटरकास्ट मैरिज की तरफ भी बढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ें धीरे धीरे हो रही हैं शायद। लेकिन इसको ख़त्म होने में मैं ये कह नहीं सकता कितना समय लगेगा, लेकिन मेरे हिसाब से अभी 100-200 साल, 100 साल से ऊपर ही लगने वाला, 100-200 साल, उससे नीचे ख़त्म होने वाला नहीं है। तो दलित विरोधी इन्होंने क्या क्या किया। मंदिर हुआ करता था कलाकम करके, कलाराम मंदिर, वहाँ उन्होंने मूवमेंट चलाया कलाराम मंदिर में प्रवेश करने का, जबरदस्ती प्रवेश। इसमें उनके साथ 15,000 वॉलेंटियर साथ में जा रहे थे, और ब्राह्मणों ने गेट बंद कर दिया उनको अंदर जाने का। और पहली बार उन्होंने भगवान को देखने जा रहे थे, मतलब शायद उन्होंने अपनी लाइफ में पूरी उस कम्युनिटी के लोग ने ईश्वर को मंदिर में दर्शन ही नहीं करने दिया गया। तो मतलब आप समझ सकते हैं वो बाद में जाकर के ऐसा पॉसिबल हो पाया। फिर उन्होंने मनुस्मृति जलाया कि अगर मनुस्मृति में ऐसा लिखा है तो मैं, ये मेरे लिए कोई काम की चीज़ नहीं है, उसको उन्होंने जलाया। तो तरह तरह से इन्होंने विरोध किया। तो आप देख सकते हैं कि इनका साथ स्ट्रगल कितना चल रहा है, ये इंसान कितना संघर्ष के साथ गुजरा है और कितनी संघर्ष अभी कर रहा है। फिर इनके साथ इसके करने के बाद इनके आगे भारत में भी कुछ योगदान, उन्होंने भारत में लंदन वगैरह में तो काम कर ही रहे थे। फिर इनके साथ होता है एक पूना पैक्ट। अब पूना पैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। पूना समझौता, पूना कार्ड, ये BR अम्बेडकर जी के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा अचीवमेंट आ रहा था। और उससे बड़ा नहीं कह सकते, वो सब चीज़ें तो है ही। बड़ा ये था कि इनकी पहली बार इनके रिकमेंडेशन पे ये हुआ, यानी कि दलितों को अलग आरक्षण देने की बात हो रही थी, जिसका गांधी जी ने जमकर विरोध किया। आरक्षण किस हिसाब से अलग ही अकॉर्ड हो गया था, 1932 में ये हुआ था। और गांधी जी इसके लिए आमरण अनशन तुरंत जारी कर दिया, और जेल में थे और आमरण अनशन कर दिया। फिर इनको वहाँ पे जा करके मिलना पड़ा। फिर कुछ चीज़ें समझा, उन्होंने स्वीकार किया कि उनको सम्मान जरूर मिलना चाहिए। वहीं पे उन्होंने एक नारा दिया, हरिजन, मतलब ये हरि के जन है। आपने बहुत सारे चमार वगैरह जाति मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, उनको हरिजन बोला जाता है। और बहुत सारे लोग वाल्मीकि, भारती वगैरह बहुत लिखते हैं, और अच्छी बात है, ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमें उनको इस नाम से संबोधित किया जा रहा है। जो पहले के शब्द थे वो एक गाली की तरह दिखता था, तो जिसको समाप्त किया जा रहा है।
तो गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में फिर कुछ दूरियां बढ़ने लगीं और काफ़ी हद तक बढ़ गईं और बहुत एक दूसरे के घोर विरोधी भी थे। आप लेकिन उनको फैक्ट भी बताया था किस तरह से उनकी तारीफ भी करते थे। कभी किसी और दिन MG वर्सेस BR करेंगे, अभी तो अपने आप को समझ लें, इसको समझ लें। पॉलिटिकल कैरियर में आते हैं, इनकी एक अपनी पार्टी भी थी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। पॉलिटिकल लाइफ में बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाए, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। 2 बार इन्हें लोकसभा चुनाव हारना पड़ा, एक बार बाई इलेक्शन में, एक बार 1952 के प्रथम। लेकिन इनके साथ एक अचीवमेंट जुड़ा, ये लॉ मिनिस्टर बने थे जब विदाउट चुनाव, जब 1947 में पहली बार राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति चुना जाता है, भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री बनते हैं, जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्राइम मिनिस्टर के रूप में बनते हैं, तो इनको बहुत ही ज़बरदस्त मौका मिला। इनके लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट आने वाला है, जो इनके लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट आने वाला है, जो हमारे लिए भी सबसे ज़रूरी था, वो है ड्राफ्टिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब इनको ये सौंपा गया तो उसमें लगभग 300 लोग व्यक्ति थे उस सभा में, तो लगभग 30% 35% इसका विरोध भी किया। लेकिन आपको बता दूं, नेहरू जी, गांधी जी, भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जैसे बड़े दिग्गज नेता ने इनका सपोर्ट किया, क्योंकि उस समय सबसे अच्छा कोई कानून अगर जानता था इन सब लोगों में तो वो यही व्यक्ति थे। आपको इनकी डिग्रियों से पता चल रहा है कि आप मतलब कि किस प्रकार के व्यक्ति थे। तो उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें दी। ये भी वही व्यक्ति थे जब 370 का चल रहा था अलग कश्मीर के लिए, तो इसका जमकर विरोध करने वालों में भी ये शामिल थे। डॉक्टर अंबेडकर जी ने 370 को जमकर विरोध किया और उन्होंने इसको बोला भविष्य में ये खतरा भी होने वाला है। और आप देख सकते हैं सब आपके सामने, ये हमारे लिए खतरा साबित हुआ। किस तरह से वहाँ पे आर्मीज पर्सनल मारे जा रहे थे, वहाँ पे लोग मारे गए। अभी डेटा के साथ लगभग 1 लाख लोग वहाँ पे मारे जा चुके हैं, लेकिन ये डेटा तो डेटा है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ज़िंदगियाँ खराब हुई, भावनात्मक रूप से लोग टूट गए, वहाँ पे जॉब ख़त्म हो गई कितनी बड़ी स्तर पे। उन्होंने तब भी बोला था कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए। और उन्होंने मुस्लिम भाइयों के लिए भी बोला कि जो भी दक्षिण एशिया के मुस्लिम्स हैं, जो प्रथा वो एकदम रूढ़िगत इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी जो हलाला, ये इन सब कानून का भी इन्होंने जमकर विरोध किया। मतलब इन्होंने कहा ये मुस्लिम्स को 200 साल पीछे ले जाएगी, 200 साल। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी। और इनका सिग्नेचर इसमें अपना इन्होंने लिखा, भारत के संविधान निर्माता बने। इससे बड़ा कोई अचीवमेंट इनका हो ही नहीं सकता था। अब तो ग्रेट पर्सनालिटीज़ कुछ ग्रेटेस्ट करके ही जाएंगे। ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी के लिए ग्रेटेस्ट काम ये है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बना करके तैयार किया। और कुछ फैक्ट्स भी हैं, कुछ फैक्ट्स को जानना है तो फिर अब बताता हूँ। जैसे LSE वगैरह में गए थे लंदन, तो 8 साल का कोर्स 2 साल में समाप्त करना। तो अब इनकी बुद्धि का परिचय वैसे ही जान गए होंगे कि इतने सारी डिग्रियां वही रखता हो जिसको पढ़ने में मज़ा आता हो, और जिनको मज़ा आता था। और हमें अगर मज़ा ना आए तो फिर हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। कुछ इनके बुक्स हैं, जैसे हु वर शुद्राज, जो 1946 में आई थी, बाद में लिखी थी। तो शूद्रा कौन थे, फिर इन्होंने इंडियन इन्वेजन थ्योरी वगैरह पे, आर्यन इन्वेजन थ्योरी पे भी काम किया। तो इस प्रकार से हमारे ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी डॉक्टर BR अम्बेडकर। फिर उनकी इसके बाद जब लॉ मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने कुछ काम भी किए, बहुत सारे अच्छे काम भी किए। फिर उन्होंने कुछ कांग्रेस से मतभेद हो गया, क्योंकि दलितों को लेकर कभी जो रवैया था वो शायद चेंज नहीं हो पाया था। इसकी वजह से लेकर के वो अलग हो गए और बहुत सारे मुद्दों पर थोड़ा मतभेद होने लगा, जिसकी वजह से अलग हो गए और अपनी अलग पार्टी में थे और चले गए। जब इनको लगा कि अब कुछ नहीं होने वाला, आप सब लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ अपने लिए भी कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो उनमें से भी एक व्यक्ति हैं। क्योंकि धरती पर हर कोई पूरी से निष्पक्ष होकर के, केवल अगर ईश्वर है वही अपना निष्पक्ष होकर फैसला सुना। और धरती पैदा हुआ तो कुछ इनहेरेंट चीज़ें होती हैं जो आप अपने लिए करना चाहते हैं। तो क्योंकि ये उसी रूप में गुजरे हैं, उसी संघर्ष से गुजरे हैं, दलित होकर के इस स्तर पे पहुंचना, तो एक चीज़ें थी। बाद में इन्होंने
बुद्ध धर्म अपना लिया और लोग अपनी सभी समुदाय से लोगों से कहा कि आप भी बुद्ध धर्म अपनाइए। और जस्ट उसके एक हफ्ते बाद इनकी 1956 में डेथ हो जाती है, 6 दिसंबर को, और इनका स्वर्गवास होता है। लेकिन इनकी उपेक्षा हो रही थी उस समय की गवर्नमेंट के द्वारा, फिर आने वाली कुछ गवर्नमेंट लगभग 30 साल, और 1990 में जाकर के इनको मरणोपरांत भारत रत्न मिला था। ये एक विडंबना थी, इनको जीवित रूप में देना चाहिए था। मैं इसका बिल्कुल सपोर्टर नहीं हूँ कि किसी को मरणोपरांत देने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर उसको उसकी क्षमता उसको उसी जीवन में रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए। और इस तरह के व्यक्ति को तो हम पहले ही सब लोग पहले ही जान रहे थे कि ये इतना क्षमतावान व्यक्ति है, तो उसको पहले क्यों नहीं दे सकते थे। तो जो चीज़ें इनके साथ घटित हुई वो अक्षम्य है, और जिन्होंने योगदान दिया उस पर चर्चा किया जाना चाहिए, उस पर बात करनी चाहिए, आप सबको सपोर्ट करना चाहिए। आप लोग इस चीज़ को समझें। तो कुछ इस तरह से हमारे महान व्यक्तित्व हैं। तो आज के लिए हमारे ग्रेट पर्सनालिटीज़ में इतना ही। तो थैंक यू वेरी मच। और इस वीडियो को पूरी तरह से सब्सक्राइब कीजिए और देखिए, लोगों तक फैलाइए, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। ठीक है, और आगे अपना बताइए कि और किस पर्सनालिटीज़ के बारे में हम जानना चाहते हैं। लगभग मैंने 10-12 का बनाया है, बीच में बोला था कि मैंने 15-20 हो सकता है। तो कुछ अगली पार्ट में हम देखेंगे किसके बारे में लाएंगे। अगर आप लोग भी कुछ बताएंगे तो उसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।